वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 4 थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मो आयनिक कन्वर्जन, जो कि आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की यूनिट है। ठीक है, इसकी बात करें तो बढ़िया है। चलो पढ़ते हैं डायरेक्ट, और इसकी नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा जैसे यूनिट खत्म होती है। सीबेक इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सीबेक भाई साहब क्या करते हैं, इन्होंने कहा इफ अ क्लोज, ये सब बकवास है, ये आप देख लेना। ठीक है, चलिए मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे मेटल 1 है और यहाँ पे मेटल 2 है। हम दो तार लेते हैं। ठीक है, मेटल 1 मान लेते हैं आप हमारा बिस्मथ मेटल का है। ठीक है, मेटल 1 जो है हमारा बिस्मथ मटेरियल के एक तार है। ठीक है, और ये हमारा जो मेटल 2 है ये हमारा कॉपर मटेरियल का एक तार है। ठीक, इनको हमने ले लिया। लेने के बाद इनको हमने ज्वाइन कर दिया। इनके एक छोर ये है तार का, ठीक है, और दूसरा छोर ये है। हमने इन दोनों छोरों को दोनों साइड से टाइट कर दिया। ये बन गया जंक्शन हमारा, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये। अब क्या कर रहे हैं हम, तुम ध्यान से देखना। यहां पे ले आए माचिस, या वो जिससे सिगरेट पीते हैं वो वाला लाइटर ले आए और यहां पे लगा दिए। लगाने के बाद आपको दूसरी साइड जाना है, दूसरी साइड से ठंडी जो है प्रोवाइड करनी है, कोल्ड। ठीक है, फ्रिज में रख दो एक साइड, और एक साइड जो है कह सकते हो इधर से लाइटर जला दिए। अब होगा क्या कि इस सर्किट में, ये जो आपका ये सर्किट बना हुआ है क्लोज सर्किट, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। चमत्कार हो गया। बस यही चीज है आपका सीबेक इफेक्ट। ठीक है, पढ़ लो इसको। इफ अ क्लोज सर्किट इज मेड अप ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, मतलब आप कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड का हो तो ले सकते हो, मुझे भी दे देना। एंड द टू जंक्शंस आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन एन ईएमएफ इज सेट अप इन सर्किट। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन बोथ द मेटल एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन। कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से आपके करंट की इंटेंसिटी चेंज होगी। साथ ही साथ आप लास्ट में देखो E इज इक्वल टू अल्फा एस और ये डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये कुछ सीबेक भाई साहब ने बताया था, इसको करके देखना अभी नहीं, एग्जाम के बाद। और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर आप दो तार ले रहे हो, ठीक है, एक मान लो बिस्मथ का है, दूसरा आपका कॉपर का है, और कॉपर वाले में या बिस्मथ वाले में बीच में बैटरी लगा दो। ठीक है, आप बीच में बैटरी लगा रहे हो, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, हॉट कोल्ड कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, इसमें एक तार हमने ये लिया, दूसरा तार ये लिया, बीच में यहां एक बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ करके इस तार के। अब क्या होगा, इसमें से जैसे जैसे करंट फ्लो होगी इस दूसरे तार में, वैसे एक जादू देखने को मिलेगा। जादू ये होगा कि आपका एक साइड हॉट जंक्शन बन जाएगा और एक साइड कोल्ड जंक्शन बन जाएगा। मतलब मजा आ जाएगा। इसको तुम करके देखना, अभी नहीं। ठीक है, एक साइड आप देखोगे हॉट जंक्शन, दूसरी साइड कोल्ड जंक्शन बन जाएगा। इस कोल्ड जंक्शन को हम लोग यूज करते हैं ऐसी जगह को ठंडा करने के लिए। छोटी जगह होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी चीज, अगर ये नॉइज नहीं प्रोड्यूस करता है बिल्कुल भी। अब आपकी फ्रिज नॉइज प्रोड्यूस करेगी, क्यों, उसमें कंप्रेसर रन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसके कुछ कंडीशन से देख लो। यू हैव टू यूज डीसी इन बैटरी और एज वोल्टेज। तो जो बैटरी लगाए हो उससे डीसी करंट जा रही है, एसी ले जाओगे तो ये फिनोमेना वर्क नहीं करेगा। और दूसरी चीज, पेल्टियर साहब ये कहते हैं कि ये फिनोमेना आपको कोल्ड जंक्शन, मतलब सिर्फ जंक्शन पे ही दिखेगा, पूरा तार ठंडा या गर्म नहीं रहेगा। ठीक है, फिर इफ बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कोल्ड एंड हॉट जंक्शंस एक्सचेंजेस। अब सपोज कर लो अगर हमने इस बैटरी को दूसरी साइड लगा दिया और डायरेक्शन चेंज कर दिया, समझ लो ये टर्मिनल चेंज कर दिए, ठीक है, इधर पॉजिटिव कर दिया इधर नेगेटिव, तो ये कोल्ड जंक्शन उठ करके इधर चला जाएगा हॉट जंक्शन, और ये हॉट जंक्शन यहां आ जाएगा। ये भी जादू है। अब आगे देखो, पेल्टियर इफेक्ट कैन ओनली बी सीन ऑन जंक्शंस, ये समझा दिया मैं आपको। फिर ये फॉर्मूला है, देख लो, QP इज इक्वल टू अल्फा पी, और ये 1 to 2, और ये I है आपका पेल्टियर हीट पर यूनिट टाइम। तो ये पेल्टियर इफेक्ट है। अगर आपको लिखना है तो अपनी लैंग्वेज में लिख देना, मगर डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है, जूल इफेक्ट। तो जूल इफेक्ट में क्या होता है, ये जितने इलेक्ट्रिकल वाले हैं सब पढ़े हैं, और आप भी इसको देखे होंगे जब इलेक्ट्रिकल पढ़ाया गया था। ठीक है, इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में इफ द करंट I फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस R, जब आपकी करंट I एक रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है एक क्लोज सर्किट में। ठीक है, ये आपका क्लोज सर्किट है पूरा, अपना देख लेना, यहां बैटरी वोटरी जो है सब लगा लेना। ठीक है, द हीट जनरेटेड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो जो इस रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी हमारी I स्क्वायर R, और यही होता है जूल इफेक्ट। ठीक है, आई होप सो इतना आपको क्लियर है। तो इसको भी अपने लैंग्वेज में लिख लेना, लैंग्वेज जो भी हो डायग्राम बना देना। ठीक है,
ये बता देना कि कैसे हो रहा, फॉर्मूला लिख देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे तो 2 नंबर में, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब लास्ट इफेक्ट देख लेते हैं, थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन भाई साहब क्या कहते हैं, ये घर में बैठे होते हैं और कहते हैं कि लाओ कुछ खुराफाती करते हैं। तो ये उठाते हैं एक तार, ठीक है, ये एक कॉपर की वायर उठाते हैं और कॉपर की वायर को एक तरफ से हीट करने लगते हैं, ठीक है, एक तरफ से हीट करने लगते हैं और दूसरी साइड कोल्ड रहता है। और जब इसमें से करंट पास कराए तो क्या हुआ, ये देख रहे हैं, जब हॉट साइड से हम करंट पास करवा रहे हैं तो हीट हमारी बाहर जा रही है। कहाँ जा रही है, बाहर, ठीक है, ये बाहर का साइन है, अंदर वाला लग गया है, उसको समझ लेना, ठीक है। ये आपकी हीट बाहर जा रही है और जब उसको कोल्ड साइड से करोगे तो हीट आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, अंदर साइड। अब यही करंट की डायरेक्शन, अगर यहां से करंट पास हुई तो ये जो आपकी हीट होगी वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी वायर में। ये 2 इफेक्ट थे जो कि थॉमसन ने देखा और ये आपका यहाँ लिखा हुआ है। और अगर देखोगे थॉमसन हीट पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। केल्विन रिलेशन और आप सीबेक और थॉमसन में और सीबेक और पेल्टियर में देख लो क्या होता है, अल्फा पी इज इक्वल टू अल्फा एस इंटू टी, जो आपने पुराना फॉर्मूला पढ़ा था। और वहीं पे अल्फा पी 1 to 2 आपका अल्फा एस 1 to 2 और टी सिंपल सा है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो ऐसे ही नजर में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर देखो केल्विन रिलेशन बिटवीन सीबेक एंड थॉमसन, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है आपका टी डी अल्फा एस अपॉन डी टी, और यहाँ सिग्मा 1 to 2 टी टी अल्फा सिग्मा 1 to 2, ठीक है, एस 1 to 2 और अपॉन में डी टी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पहले क्वेश्चन की खत्म होती हैं। ये आपके 2 नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेना, इन चारों में से कोई एक पूछा जा सकता है, चारों को समझ लो और 2 नंबर आराम से अपने एग्जामिनेशन में ऐड कर लो। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट चैप्टर का नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक, तो इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन हमको बता दिया है। देखो, ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की यहाँ पे बात हो रही है और जो इसका प्रिंसिपल है वो आपके सीबेक इफेक्ट के बिल्कुल वही है ही, ठीक है, सीबेक इफेक्ट का थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वही यहाँ पे बात की जा रही है। देख लो आप, इट स्टेट्स दैट, ये आप समझ चुके हो सीबेक इफेक्ट क्या है। अब देख लो कैसे उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लो, सबसे पहले ये हमारी एक मेटल बार है, ठीक है, ये एक मेटल बार है, कंडक्टिंग है, और ये हमारा एन टाइप मटेरियल है और ये हमारा पी टाइप मटेरियल है। जो अलग अलग मेटल लिए थे वहां पे, यहाँ पे मटेरियल ले रहे हैं, और यहाँ पे वो उसका एक साइड कह सकते हो, उसी की एक साइड है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है किससे, लोड से, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हमने पी टाइप मटेरियल क्यों लिया है और एन टाइप मटेरियल, तो उसका रीजन है, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके, पी टाइप एन टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल इसलिए लिया है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है और थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। यही रीजन है कि इनको लेने के क्या होगा ना, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। और ये आपके मेटल वार सब कुछ हो गया, यहाँ से हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाइड, और ये हमारा हॉट जंक्शन है पूरा पूरा, और ये हमारा कोल्ड जंक्शन है, ये कोल्ड, ठीक है। अब देखो वर्किंग क्या है, कैसे है, मेटल बार हायर टेम्परेचर। अब एक आप सोचो कि आप एक मेटल बार ले रहे हो, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, ये मेटल बार हमारी, अगर इसको आप हीट सप्लाई करोगे तो देखो, जब हीट सप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये इस साइड तो हीट हो जाएगी, इस साइड कोल्ड हो जाएगी, समझ रहे हो ना। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ तक ये हीट रहेगी और यहाँ तक कोल्ड रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ गैसियस पार्टिकल समझ लो, या कह सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तब क्या होगा, जिस साइड हीट ज्यादा है वहां के पार्टिकल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में रहेंगे, ज्यादा उछल कूद करेंगे, ठीक है। और जहां कोल्ड है वहां एकदम शांत, जैसे आप लोग शांत हो भी ठंडियों में, है ना। तो ये चीजें होती हैं कि अब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट हॉट साइड मोर काइनेटिक एनर्जी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट कोल्ड साइड लेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये आराम कर रहे होंगे, ये उछल कूद कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट साइड गोज टू कोल्ड साइड एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड देयर। तो ये आपके हॉट साइड से उठ करके कोल्ड साइड चले जाते हैं और वहां पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अब भाई मान लो ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, ये तेज तेज, तो कहाँ पहुंचेगा, अब ये जब तक यहां से मान लो यहां तक पहुंचा, तब तक इसके पास पहुंच गया। तो इतनी एनर्जी होती है आपके हॉट वाले साइड, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इस फिगर में देखो, जो सेमीकंडक्टर है हमारा,
ये एन मटेरियल है हमारा, एन टाइप मटेरियल के पास क्या होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप मटेरियल्स के पास क्या होता है होल्स। होल्स क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज होल्स। तो अब ध्यान से देखो, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागे भागे यहाँ आके इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, और जो होल्स रहते हैं हमारे वो भी इधर से आते हैं और यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब बात ये हो रही है यहाँ पे कि जब हमने लोड लगा दिया तो क्या होगा, जब लोड लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे और फिर ये आपका नॉर्मल एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम करंट की भी बात कर लें तो जो करंट है आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उल्टी मानी जाती है, करंट की डायरेक्शन उस साइड हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स के इधर आ रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। एंड सेम अगर होल्स की बात करें तो होल्स के डायरेक्शन में ही आपकी जो करंट की डायरेक्शन होती है, अब होल्स इधर आ रहे हैं तो आपकी करंट जो है ऐसे आ रही है, यहां से आने के बाद ये ऐसे 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 और फिर ये आपकी करंट ऐसे पूरी सर्किट यहां से ऐसे जाती है, ठीक है। ये करंट का सीन हो गया और तो कुछ है नहीं इसमें अब, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि एंड कंटिन्यू टू फ्लो एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड, और ये तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन है, ठीक है। जब तक वो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है तभी तक आपका ये काम होगा, उसके बाद खलास। कर लेते हैं हम थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल की। तो मटेरियल दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपकी थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। गुड थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, हाई इलेक्ट्रिकल एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर दूसरा लार्ज सीबैक कोफिशिएंट, इससे क्या होगा कि उनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा निकल के आएगी, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो, 2 एग्जांपल याद रखना, सिलिकन जर्मेनियम और बिस्मथ एंटीमनी, ठीक है, BISP। साइन अगर कुछ भी शॉर्ट फॉर्म याद है वो भी चलेगा, फुल फॉर्म लिख दोगे वो भी चलेगा, ठीक है। 2 नंबर के POV से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या क्या है, एब्सेंस ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स। अब देखो जितने थर्मो इलेक्ट्रिक हो या थर्मो आयनिक हो, दोनों में ही आपके रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं। क्वाइट इन ऑपरेशन, लॉन्ग लाइफ, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, ये आपके एक ही पॉइंट है, मगर इनको आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो और इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। क्वाइट इन ऑपरेशन, कोई भी नॉइज नहीं होता है, लॉन्ग लाइफ होते हैं और कम कॉस्ट होता है और मेंटेनेंस भी कम होता है, ठीक है। कैन ऑपरेट इन रिमोट एरियाज एंड हार्श एनवायरनमेंट, तो ये आपके गांव में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी एरिया हो वहां पे चल सकते हैं, आप तुरंत ही इसको ऑपरेट कर सकते हो। हायर कन्वर्जन इफिशियंसी, ठीक है, इसकी कन्वर्जन इफिशियंसी ज्यादा अच्छी होती है। और कैन बी डेवलप्ड फॉर वेरी लो पावर टू वेरी हाई पावर जनरेशन, तो कुछ भी हो आपका ये काम में आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, डिसएडवांटेजेस, नीड्स हाई टेम्परेचर एट एनोड, तो ये है कि इसमें क्या रहता है कि आप ये फिनोमेना यूज करते हो कि एक साइड से हीट कर रहे हो, एक साइड से कूल कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे यही रहता है कि आपको ज्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ये तो मान लो एनवायरनमेंट में भी रख दिया आपने, मगर ये इस एरिया को आपको हीट प्रोवाइड करते रहना है और ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करनी है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है। नीड्स स्पेशल सील टू प्रोटेक्ट कैथोड, तो जो हमारा कैथोड है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सील की जरूरत होती है, वरना वो कोरोड हो जाता है और खराब होने लगता है, ठीक है। मेटल इज कॉस्टली, हैज टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, तो जो मेटल्स होते हैं कैथोड एनोड के वो भी आपके कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर झेलना होता है। आप कह सकते हो वो जो आपके मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो एप्लीकेशंस, कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर एट द प्लेस ऑफ यूज, सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया एडवांटेज इसका एप्लीकेशन कह सकते हो। सुटेबल फॉर मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशंस, तो स्पेस में जो आपके वो जो लैंडर का मटेरियल होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो स्पेस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो लैंड कराते टाइम जो मटेरियल रहता है वो इस मटेरियल का ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और वेरियस कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस, तो आपके घरों में भी यूज किया जा सकता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है अगला थर्मो आयनिक जनरेटर। थर्मो आयनिक जनरेटर क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल सेल कह सकते हो इसको, स्फेरिकल सेल, ठीक है। साथ ही साथ
दूसरी चीज, इस ये जो हमारा स्पेरिकल सेल है इसके अंदर हमने एक आयोनाइज्ड गैस भरी है, ठीक है, आयोनाइज्ड गैस जो कि आप कह सकते हो सीजियम है, ठीक है, सीजियम पोटेशियम आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो मेनली हम यहाँ पे सीजियम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो ध्यान से, आपको मैं दो चीजें बता दिया हूँ, इसमें आयनाइज्ड गैस और स्पेरिकल सेल है, और ये जो हमारा कैथोड है और ये जो है हमारा एनोड है, और साथ ही साथ ये हमारा लोड है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, लोड है हमारा, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप वर्किंग, ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि जब हम इस कैथोड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट इन मतलब हीट अंदर जा रही है और ये Q1 है, ठीक है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, ये हमारा कैथोड है, और ये क्या होगा, कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो हीटअप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है लीव करने लगेंगे इसको, और जो सीजियम गैस भरी हुई है इसके अंदर वो हेल्प करेगी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पहुंचने के लिए, ठीक है। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारा निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएंगे और वहां से जाने के बाद आप इसको इनसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका ये यहां रीच करेगा और रीच करने के बाद इस रास्ते से होते हुए ऐसे एक पूरी सर्किट बना लेगा, ठीक है। ये आपका यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहां जाएगा, उसके बाद ये यहां आएगा, ठीक है। आई होप सो इतना समझ गए आप। अब देखो इधर से हीट जा रही है और यहां से हीट निकल रही है, ठीक है, इसको हमें कूल रखना है, ये हीट आउट, ठीक है। सो अब इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। वर्किंग बस इतनी है, ठीक, इसके आगे कुछ है नहीं इसमें। अब देख लो कुछ चीजें हैं, अगर इसमें कुछ नया मिल जाए तो। प्रिंसिपल, अ थर्मोआयनिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स हीट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही हमारा वो भी कर रहा था, बस थोड़ा सा प्रोसीजर में डिफरेंस है, ठीक है। बाय यूटिलाइजिंग थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट। अब थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट क्या होता है वो समझ लो। व्हेन अ मेटल इज हीटेड सफिशिएंटली, जब एक मेटल को आप हीट करते हो, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एनफ काइनेटिक एनर्जी टू लीव द मेटल, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो अपने मेटल को छोड़ करके दूसरे मेटल के पास जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और चले भी जाते हैं। थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट, यही हमारा थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट होता है, ठीक है। इन दिस डिवाइस इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज वर्किंग फ्लूइड इन प्लेस ऑफ अ वेपर और अ गैस, तो इसमें हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई वेपर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ हीटेड मेटल, समझ रहे हो आप। फिर वर्क फंक्शन की बात करें, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं भूल गया बताना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, ये वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से निकालने के लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन वेरीज विथ नेचर ऑफ मेटल एंड सरफेस कंडीशन, तो ये वर्क फंक्शन डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, कैसा सरफेस है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि दोनों का वर्क फंक्शन आपको ध्यान में रखना है, आपका एनोड और कैथोड दोनों का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कोल्डर कलेक्टर जो हमारा इलेक्ट्रोड है, एनोड है, मतलब कोल्डर कलेक्टर इलेक्ट्रोड, एनोड के भी कहते हैं उसे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। वेपराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंडेंस्ड आफ्टर कंडक्शन, तो जो आपके वेपराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और स्पीड बढ़ जाती है और वो निकलने लगते हैं, वो कंडेंस्ड हो जाते हैं कहाँ पे, आफ्टर कंडक्शन, और वो जाते हैं किसके पास, कैथोड के पास, ठीक है। नहीं, कैथोड से एनोड में जाते हैं, याद रखना, ये पहले लिखना था, ठीक है। थ्रो इंटर इलेक्ट्रोड प्लाज्मा एंड मस्ट बी कूल टू अवॉइड बैक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आपका डायग्राम, ठीक है, इसमें इसको आपको कूल करते रहना है, ठीक है, इसको हीट आउट, अगर हीट नहीं निकालोगे तो एक बार यहां से आएगा, मस्त घूमते हुए आएगा यहां, और यहां से फिर वहां जाएगा, ठीक है। ये मायके और ससुराल वाला वो कनेक्शन हो जाएगा इसका, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ऐसा ना हो ना पाए। आप देखो आगे बढ़े तो क्या है, आप ये देख लियो, बैक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड क्या है, हॉट इमिटर इलेक्ट्रोड, और फ्रॉम व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर वेपराइज्ड बाय थर्मोआयनिक इमिशन एट हाई टेम्परेचर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वही चीजें हैं। और ड्यू टू हीट इनपुट एंड इट हैज हाइयर वर्क फंक्शन देन एनोड, तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है किसके, एनोड से। चलिए अब वर्किंग मैंने आपको बता दी है। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो मैं वो क्वांटम से ही बताऊंगा, तो अब आप देख सकते हो एडवांटेजेस वही हैं, सेम है, ठीक है, जनरली पूरे एडवांटेजेस आपके सेम हैं, इसलिए उनको नहीं याद करना है, एक का याद किए काम हो गया आपका।
फिर देखो डिसएडवांटेजेस, इट नीड्स हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर एट एनोड, वही पुराने वाले का ही है, बस यहाँ पे एनोड है, ठीक है। इट नीड्स स्पेशल सील टू प्रोटेक्ट कैथोड फ्रॉम कोरोसिव गैसेस, पुराना वाला है। इट नीड्स द सीजियम वेपर इन द ट्यूब टू रिड्यूस द स्पेस चार्ज, ये नया है, ठीक है, इसको याद कर लेना। मेटल इज कॉस्टली एज इट हैज टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, तो जो मेटल, ये भी पुराना ही है आपका, मेटल कॉस्टली होता है, बस इतने इसमें नया यही है कि सीजियम वेपर जो होती है वो क्या करती है इन द ट्यूब टू रिड्यूस द स्पेस चार्ज, तो सीजियम वेपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही एक कह सकते हो कि कौन सा है इसका, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन की बात कर लें तो इट कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर एट द प्लेस ऑफ यूज। थर्मो आयनिक पावर कैन बी डेवलप्ड एट स्टैंडर्डाइज्ड लोकेशन, पुराना है यार ये तो सब कुछ, ये भी पुराना, ये भी चारों पुराने, ठीक है। इन शॉर्ट मैं तो कहूँगा बस यहाँ पे एक सीजियम वाला कॉन्सेप्ट आया है, बाकी सब कुछ पुराना है, ठीक है। अगर आप पुराना पढ़ लिए तो काम हो गया। चलिए फिर ये दोनों भी हो गया आपका, अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो आयनिक में डिफरेंस देख लो यार, मैंने इनको गूगल भी किया, मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको मैंने थर्मो इलेक्ट्रिक भी समझा दिया है, थर्मो आयनिक भी समझा दिया है, आप करना क्या, दोनों को एक्सप्लेन कर लेना। कुछ चीज़ें हैं इसमें बता देना वर्क फंक्शन होता है, उसमें वर्क फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसमें एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन हॉट जंक्शन, कि जितना आप उसको हीट करोगे उससे एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, आपके वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगी। फिर एफिशिएंसी ऑफ थर्मोकपल और वर्क्स ऑन थर्मो आयनिक एमिशन, मतलब कि इसमें जो थर्मोकपल्स होंगे जो आप यूज करोगे मेटल्स को, तो जितना ज्यादा हीट करोगे उतनी ज़्यादा इफिशियंसी आपकी बढ़ जाएगी, और वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हो, मतलब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, मतलब हीट ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। और ये आपका वर्क्स ऑन थर्मो आयनिक एमिशन, मतलब इसमें आप जो मेटल्स रहेंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका सीधा कनेक्शन होगा कि आप कितना ज़्यादा वर्क फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और टेक्स अप हीट एट एन अपर टेम्परेचर कन्वर्ट्स इट पार्टली, ये पूरा पूरा वही प्रोसीजर है, शॉर्ट में बताए हैं, प्रिंसिपल समझ लो। यूज इलेक्ट्रॉन गैस एज एन वर्किंग फ्लूइड, पूरा पूरा है, बस इतना ही आपका इस थर्मो इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में, ठीक है। थर्मो आयनिक और थर्मो इलेक्ट्रिक दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। हम अपने लास्ट टॉपिक के जो कि है विंड, ठीक है। विंड के ऊपर क्वेश्चंस आने की जो चांसेस है बहुत ज्यादा है और इंपॉर्टेंट भी है। तो विंड होती क्या है, कुछ नहीं है, मूवमेंट ऑफ एयर विच इज क्रिएटेड बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू अनइवन हीटेड प्लेस। जब एक प्लेस गर्म है और एक प्लेस कम गर्म है या ठंडी है, तो जो प्रेशर में डिफरेंस होगा एयर में, ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस होगा वही क्या करता है, एयर की मूवमेंट कराता है, ठीक है। अब विंड क्या है, एयर इन मोशन, तो जो एयर मोशन में है वो एयर नहीं रह जाती है, वो बन जाती है विंड, जो आंधी आती है उसी की बात करते हैं, ठीक है। डेराइव्स एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन, तो ये आपकी एनर्जी जो है सोलर रेडिएशन से लेती है, क्यों, क्योंकि वो जो पानी पे पड़ता है, कह सकते हो जो नदी में वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, वहां की एयर जल्दी गर्म होती है, तो ये सारी चीजें होती है, लैंड का ऐसा कुछ खेल रहता है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है विंड एनर्जी क्लीन, इको फ्रेंडली, सेफ, रिन्यूएबल एनर्जी, सब समझ रहे हो, क्लीन भी है, इको फ्रेंडली, कभी कभी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर आपके आलू के चिप्स छत पे फैलाए हुए हों तो ये विंड आके उस पर नमक मिर्च मसाला छिड़क के चली जाती है, तो नुकसान हो जाता है वहां पे। बाकी सेफ है, रिन्यूएबल एनर्जी, सब कुछ बढ़िया है। कॉजेस ऑफ विंड, तो ये दो तरीके से होती है। पहला अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि लोकल विंड्स होती हैं, अगर आपका एक जगह गर्मी है एक जगह थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर है या कम गर्मी है, तो वहां पे ये आपकी विंड्स क्रिएट हो जाएंगे। दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, तो जो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे टिल्ट होके, उससे भी कुछ कनेक्शन है और उसको कहते हैं हम लोग प्लानिटरी विंड्स, ठीक है, वो हमारी हो जाती है प्लानिटरी विंड्स, इसको भी लिख लेना आप, ठीक है। ये सब 2 नंबर के पीओबी से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हो जाएगा। फिर मेन क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन, क्वांटम से देख लेते हैं, बढ़िया नोट्स है उसमें। अब देखो पहला इसमें क्या है कि द एरिया शुड बी ओपन एंड अवे फ्रॉम सिटीज, मतलब एरिया ओपन होनी चाहिए, पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, वरना वो उड़ जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर टरबाइन के ब्लेड पे लग गए तो वहां पे आग लग जाएगी, ठीक है। दूसरा और सिटी से अवे होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। फ्लैट ओपन एरिया शुड बी सिलेक्टेड, वही पहला पॉइंट ही है। एंड द विंड वेलोसिटीज आर हाई इन, मतलब फ्लैट जो ओपन एरिया होता है वहां पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको हमें सिलेक्ट करना है। फिर तीसरा प्रपोज्ड एल्टीट्यूड इज टू बी सिलेक्टेड बाय टेकिंग एवरेज विंड स्पीड डेटा, ठीक है, नॉर्मल है। और मिनिमम विंड स्पीड इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ये सब लिख लेना, ठीक है। ग्राउंड सरफेस शुड बी स्टेबल एंड हाई सॉइल स्ट्रेंथ, तो हाई सॉइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, नहीं तो हम उसको लगाए फाउंडेशन वगैरह किए और वो उखड़ के
निकल गया। तो सॉइल की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉसेस द विंड पावर शुड बी नियर द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा तार लंबा करोगे उतना ज्यादा लॉस होते 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 पहुंचेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कह सकते हो कि बढ़िया से आप कनेक्शन भी करो। इट शुड बी एटलीस्ट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन। 5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। जो आपकी टर्बाइंस होती हैं बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करती हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, और लो लैंड कॉस्ट होना चाहिए। जो आपकी जमीन है वो ऐसा ना हो कि फर्टाइल हो, एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत अच्छी हो और आप वहां पे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, अप्रोच रोड्स अप टू साइड, और फिर हाइट ऑफ टावर विल इंक्रीज व्हेन ट्रीज आर प्रेजेंट। तो जहां पे ट्रीज होंगे वहां पे आपको हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिजाइन कंसिडरेशन फॉर विंड टर्बाइन, द विंड टर्बाइन मस्ट बी एबल टू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इट शुड बी स्मॉल इन साइज एंड सुटेबल फॉर रूफ माउंटिंग इन अर्बन एरियाज। अगर छोटी मोटी देखे होगे जो फैक्ट्रीज के ऊपर घूमती रहती हैं। और नो रिस्क फॉर इट्स नेबरहुड, बगल वाले के लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पता चला आप उसका घर वर उड़ा दिया उसमें। हैव गुड इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए। इनसेंसिटिव टू टर्ब्यूलेंस, झटके उटके में चल सके, मतलब गिरे उरे ना। ठीक है, और सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन एट लो प्राइस। तो ये समझ ही रहे हो, नॉर्मल सा कंसिडरेशन है। और एडवांटेजेस, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय विंड टर्बाइंस इज पॉल्यूशन फ्री एंड डज नॉट रिलीज CO2। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द कंजम्पशन ऑफ वाटर अनलाइक मेनी अदर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर इट इज रिन्यूएबल एंड अवेलेबल एट फ्री कॉस्ट। इसमें समझाना नहीं है यार कुछ। ठीक है, हेल्पफुल फॉर सप्लाइंग एनर्जी इन रूरल, ऑफशोर, ऑनशोर। It is reliable and cost effective for large units. Wind does not require any transportation, low operation cost और economically competitive। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, देख लेना। अच्छी लैंग्वेज में है इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, और अगर अब बात करें हम मेन क्राइटेरिया फॉर हो गया प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन विंड मिल्स। तो प्रिंसिपल की बात करें तो सिंपल सा ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। जो हवा चल रही है, हवा के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी कहां जा रही है, हमारे जो रोटेट कर रहे हैं टर्बाइंस के रोटर्स। ठीक है, वहां पे जा रही है, ब्लेड्स पे जा रही है विंड इनटू रोटेशनल मूवमेंट टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जब विंड की सिंपली काइनेटिक एनर्जी जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दैट्स इट। रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। WECS, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इसमें दो हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या है, विंड टर्बाइंस है। विंड टर्बाइंस यूज विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो विंड टर्बाइंस क्या कर रही हैं, हवा को ले रही हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। विंड टर्न्स प्रोपेलर, वही जो आपके ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड, 2 ब्लेड, 1 ब्लेड, बहुत सारे ब्लेड, ये सारी चीजें को लाइक ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन अराउंड अ रोटर व्हिच स्पिन्स अ जनरेटर व्हिच क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा है कि आपके उनको जब रोटेट करेगा तो वो जाएंगे और जनरेटर में पावर देंगे और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और ये आपके दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हॉट, दूसरा होता है वॉट। हॉरिजॉन्टल, एच हो गया हॉरिजॉन्टल, विच हो गया वर्टिकल। बाकी एक्सिस विंड टर्बाइन सेम है दोनों में, और जनरेटर चिपका देना लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो है हॉट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। ठीक है, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन। इट इज अ डिवाइस टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, ये हमारा विंड टर्बाइन का एक टाइप है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है। इट्स रोटेटिंग एक्सिस ऑफ द ब्लेड्स, गियर बॉक्स, जनरेटर एंड शाफ्ट इज पैरेलल टू विंड स्ट्रीम। तो इसमें क्या है, जो इसकी रोटेटिंग है, जो जितना भी पूरा पार्ट रोटेटिंग एक्सिस में जितने पार्ट्स आते हैं वो सब पैरेलल होते हैं, किसके, विंड टर्बाइन के। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हॉट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, अगला वाला जो होगा वर्टिकल होगा। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम है। अब डायग्राम बनाने का सबसे मेजर जो कह सकते हो आप कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनानी है। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्या करता है भाई, पिलर है, कह सकते हो नींव है ये, और इसी के ऊपर सब कुछ खड़ा होने वाला है। फाउंडेशन को थोड़ा सा ग्राउंडेड भी कर दिया जाता है जिससे गिरे बिना। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये पूरा इसकी अपर लेयर कह सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर चीजें रहेंगी। अब यहां देखोगे ये जो है आपका याव कंट्रोल है। याव कंट्रोल का काम बताऊंगा, ये पहले इनको समझते हैं, यहां समझते हैं। ठीक है, ये आपका हब है। हब के अंदर क्या है, आप अगर हब की बात करोगे कि हब होता क्या है, ठीक है, तो आपका रोटर हब होता है द कंपोनेंट दैट यूजुअली होल्ड्स द ब्लेड एंड कनेक्ट देम टू मेन सॉफ्ट ऑफ द विंड मशीन। तो ये क्या कर रहा है, आपके ब्लेड को भी होल्ड कर रहा है और साथ ही साथ इसको शाफ्ट के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, रोटर ब्लेड समझ लो, यही घूमने वाली हैं, यही मेन वर्क करने वाली हैं। रोटर विथ पिच मैकेनिज्म, यहाँ पे पिच मैकेनिज्म है,
और फिर ये आपका शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट यहाँ तक जाता है जनरेटर तक, ठीक है, इतना लंबा शाफ्ट होता है। फिर यहाँ देखोगे ब्रेक, ब्रेक का क्या काम होता है, तो रिड्यूसेस द रोटेशनल स्पीड ऑफ ब्लेड असेंबली। और ये जैसे कभी कभी इमरजेंसी हो गई कि भाई बंद करो, नीचे पावर का वो हम सही से कर नहीं पाए सेटअप, तो ये ब्रेक को हम लोग प्रेस कर देते हैं तो ये पूरा पूरा रुक जाएगा, चाहे जितनी तेज हवा चले इसको रोक देता है, ठीक है। फिर आगे देखोगे तो ये गियर बॉक्स है, इतना आपका गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स में आपके दो गियर लगे हुए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो सबसे पहले आता है ये बड़े वाले को एक रोटेशन कराएगा अगर, तो ये आपका ये क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, और ये फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज में 100 से 200 रोटेशन मार देगा, ठीक है। एक रोटेशन इसका 100-200 रोटेशन इसका हो जाता है। फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है, जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है आप जान ही रहे हो, आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, तो ये कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोर्स एंड सप्लाईज, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, स्टोर करता है और सप्लाई करता है थ्रू केबल। देखो यहां से केबल आई, केबल जा रही है नीचे, ये आपकी केबल है, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे ये आई, ठीक है, ये आपकी केबल है और ये केबल जा रही है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेप अप कर दे रहा है। फिर यहाँ जाता है ये ग्रिड कनेक्शन में जाता है, ग्रिड कनेक्शन से जाने के बाद ये आपका दूसरे ग्रिड कनेक्शन में, और फिर तीसरा जाता है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे स्टेप डाउन हो जा रहा है और फिर ये आ रहा है हमारे घरों में और हम बल्ब जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं ठंडी में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अगर अब बात करें नेशल की, ये तो जो NACELLE, तो नेशल क्या होता है, आपका जितना पोर्शन है ये देख रहे हो जो डिब्बा बना हुआ है बाहर वाला, ये पूरा पूरा डिब्बा जिसके अंदर आपका ब्रेक, गियर बॉक्स, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। एनीमोमीटर की बात करें अगर, तो एनीमोमीटर जो ऊपर लगा हुआ है ये आपके विंड की डायरेक्शन बताता है कि किस साइड विंड चल रही है, कैसे चल रही है, इंटेंसिटी वगैरह भी शायद बता देता है, ठीक है। यॉ कंट्रोल की बात करते हैं हम। यॉ कंट्रोल क्या करता है, ये पूरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, अब मान लो विंड इधर से चल रही है, ठीक है, मान लो हाँ ऐसे चल रही, तो ये क्या करेगा, अभी उस साइड को मूव किया है, फिर ये ना इधर को मुंह कर लेगा, आप समझ लो ऐसे ऊपर की साइड मुंह कर लेगा, और ये यॉ कंट्रोल सिर्फ करता है, अभी ऐसे है फिर इसको घुमा देगा। यॉ कंट्रोल का यही काम है, इधर को कर दिया, अब मान लो विंड दूसरी साइड चल रही है तो इसको और घुमा देगा, उधर को घुमा दिया, उधर को घुमा दिया, यही करता है, ठीक है, आपका नेशनल सॉरी या कंट्रोल। और नेशनल तो आपका समझ रहे हो क्या है, इसको सबको स्टोर कर रहा है। और केबल समझ गए हो आप। टावर, ये आपका टावर है जो मैं बता रहा था, आउटर कवरिंग कह सकते हो या टावर कह सकते हो, ये आपका टावर है। और सब कुछ क्लियर है आई थिंक, ग्रिड कनेक्शन, ठीक है। तो इसकी वर्किंग यही होती है। वर्किंग सबसे पहले देख लो क्या होता है, हवा चलती है, हवा चलने के बाद इसको रोटेट कर देती है, रोटेट करने के बाद आपका शाफ्ट जो है वो घूमने लगता है। ब्रेक का अभी कोई काम नहीं, अगर कहीं कभी काम पड़ता है, मतलब कुछ चीजों में हेल्प करता है, ठीक है आपकी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो गियर बॉक्स में जाता है शाफ्ट से, शाफ्ट रोटेट करेगा, इसको रोटेट कराएगा, ये एक राउंड घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये 100 राउंड घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, इससे कनेक्टेड है दोनों ये। फिर आप जाओगे, शाफ्ट जा रहा है, शाफ्ट से ही ये जनरेटर तक पहुंच रहा है, और जनरेटर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन हो रहा है, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है जो कि स्टोर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है केबल के थ्रू ऐसे, और ये पूरा पूरा वर्किंग हो गया, ठीक है। आपका सारे पार्ट्स को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उनके फंक्शन सही है, मैं आपको दे दूंगा, सप्लाई कर दूंगा, इनको देख लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, आपके लिए यहाँ पे है, ठीक है, ये पूरा पूरा आप देख लेना, ठीक है। और इसमें और कुछ तो है नहीं यार, बस इतने ही कुछ टर्म्स से वर्किंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अपने वर्ड्स में लिख लेना अच्छे से। क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लेड। अब इनको देखेंगे हम लोग। मोनोब्लेड, मोनोब्लेड क्या है, अगर नाम से आपको याद हो, पता चल रहा होगा कि मोनो मतलब एक। अब ये रही फिगर, आप देख लो, ये है मोनोब्लेड। आप ये भी बना सकते हो जो मैंने बताया है, बस उसमें दिखा देना ब्लेड एक है। अगर 10 नंबर में आता है तो यही वो वाला डायग्राम बनाना, ठीक है, ये छोटे मोटे चिंदी वाले में चल जाएगा। फिर क्या होता है, सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन भाई एक है, लाइटर वेट एक है, लो प्राइस क्योंकि एक ही लग रहा है इसीलिए सब ये चीजें हो रही है, इजी टू इंस्टॉल एक है, इजी मेंटेनेंस एक ही खराब होगा। फिर इक्विप्ड विथ सिंक्रोनस जनरेटर एक्सपीरियंस मिनिमम स्ट्रेस ऑन बियरिंग, ठीक है, अब एक है, ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रेस होगा आपके बियरिंग्स पे। प्रोड्यूसर्स लेस पावर क्योंकि एक है, 15 किलोवाट से 50 किलोवाट, ठीक है, इतना ये पावर जनरेट करता है। ब्लेड लेंथ 15 से 25 मीटर, ठीक है। एप्लीकेशंस पंपिंग में होता है, बैटरी चार्जिंग में होता है, पावर सप्लाई टू फार्म हाउस, ठीक है। आगे बढ़े, ट्विन ब्लेड, ट्विन टावर अभी टूटा था, ठीक है, ट्विन बच्चे पैदा होते हैं, मतलब दो की बात हो रही है, मतलब ऐसे, ठीक है।
ये रहा आपका ट्विन ब्लेड। और इसको देख लें, लेस कॉस्टली देन 3 ब्लेड, जाहिर सी बात है उसमें 3 होगा, इसमें 2 है। बट हैव लार्ज वाइब्रेशंस व्हाइल रनिंग, तो जब ये चलता है तो इतना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है कि आप वाइब्रेट हो जाओगे वहां पे, ठीक है। टीथिंग कंट्रोल, और इसमें टीथिंग कंट्रोल का मैकेनिज्म भी होता है। मशीन्स आर रेटेड फ्रॉम 1 to 3 मेगावाट, तो 1 से 3 मेगावाट की बिजली कह सकते हो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 3 ब्लेड। 3 ब्लेड क्या है, जिसमें 3 ब्लेड होगी, ठीक है। देखो पॉइंट बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसके बारे में लिखने के लिए आएगा छोटा मोटा ही आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, और आता है तो आपको 3 ब्लेड लगा देनी है, किसमें, इसी में, ठीक है। बता देना, एक ब्लेड चिपका देना इसी में, 3 ब्लेड, और इसी को एक्सप्लेन कर देना, सही है, ठीक है। और 3 ब्लेड में क्या, 3 फेज इंडक्शन जनरेटर, ये डिफरेंस है। प्रोड्यूसेस स्मॉलर टू लार्जर यूनिट, 15 किलोवाट से 3 मेगावाट। तो याद क्या करना है आपको, ये लास्ट वाला पॉइंट सबका, ठीक है, तीनों का याद कर लेना, बाकी काम हो गया आपका। मल्टी ब्लेड की बात करें तो मल्टी ब्लेड जिसमें बहुत सारे ब्लेड हों, भर भर के ब्लेड हों, ठीक है। तो यूज फॉर पंपिंग द वाटर बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यूज फॉर पंपिंग द वाटर, ये वाटर को पंप करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। लेस इफिशियंट बट लेस नॉइजी टू, तो ये कम इफिशियंट होता है मगर नॉइज भी नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो एनर्जी कॉस्ट पर किलो वाट आवर इज लोअर, ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है। दूसरा, हाइयर पावर जनरेशन, इसका ये भी है कि बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिज़ाइन इज कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व कंट्रोल प्रॉब्लम्स, तो देखोगे डिज़ाइन इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वैसे कॉम्प्लेक्स इन द सेंस क्योंकि ऊपर सब इंस्टॉल करना है, नीचे होता तो एक बार के लिए सोचता इंसान हाँ बढ़िया है, ठीक है। कंट्रोल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं, ये कहने का मतलब है कंट्रोल नहीं होता है। हाई स्ट्रेस डेवलपमेंट एट टाइम ऑफ लार्ज यूनिट स्पीड, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई तो स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। रिपेयर, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस आर डिफिकल्ट, ठीक है। अब वो जो आप यहाँ पे देखे हो कि सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन, ये सब तो ये एक है इसलिए, बाकी ये भी दिक्कत करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ें। VAWT जो कि दूसरा टाइप है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर। इंट्रोडक्शन, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ टाइप ऑफ विंड टर्बाइन, इट कन्वर्ट्स केई ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीनों क्लियर है। इट्स रोटेटिंग एक्सिस ऑफ द ब्लेड्स, गियर बॉक्स, जनरेटर एंड शाफ्ट इज वर्टिकल टू विंड स्ट्रीम, टर्बुलेंट फ्लो, द टर्बाइन इज वॉट। तो इसमें वर्टिकल होता है, इसको देख सकते हो आप, ठीक है, ये वर्टिकल होता है और घूमता रहता है, बस वही पूरा काम वही है। वर्किंग फंक्शन जो रहता है वही सब होता है। डायग्राम देख लेते हैं कैसा दिखता है ये हमारा प्यारा दुलारा वॉट। अब अगर वॉट की बात करें हम तो वॉट को आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास एक मिनट, हाँ मिल गया, पेन ढूंढ रहा था मैं। देखो अभी ये पहले है फाउंडेशन, ठीक है, तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या कर रहा है, इसको होल्ड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारी हाउसिंग आ गई, उसमें हाउसिंग कहाँ थी, वहां पे थी, यहाँ पे हाउसिंग यहीं पे है। अब हाउसिंग में देखो पूरा सेम है, जनरेटर लगा हुआ है और ये जनरेटर है हमारा। फिर ऊपर देखोगे तो ये गियर बॉक्स के अंदर ये 2 गियर्स लगे हुए हैं, ये हाउसिंग हो गई है, ठीक है। तो सबको सेम है, साफ्ट है हमारा, ये हमारे क्रॉस आर्म्स एक नया चीज लगा है, ये हमारे ब्लेड पुराने ही हैं, ये बियरिंग्स है, ये हब है, और यहाँ पे गाई रोप लगा है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर फंक्शन की बात करें तो बियरिंग्स का देख लो, इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द ब्लेड्स एंड जनरेटर रोटर, तो ये सपोर्ट करता है ब्लेड के वेट को और जनरेटर के रोटर को। साथ ही साथ इनेबल्स द ब्लेड टू रोटेट स्मूथली, बियरिंग का काम क्या होता है, रोटेशनल मोमेंट को स्मूथ करना, तो वही चीज यहाँ पे आप चिपका देना। अब देखो गाई रोप है आपका, ठीक है। गाई रोप क्या करता है, आपके कह सकते हो गाई रोप का काम होता है कि इंटेंसिटी को बढ़ाए, है ना, इंटेंसिटी को बताए कितना है, कैसे चल रहा है, सारी चीजें वो बता सकता है गाई रोप। सपोर्ट के लिए भी लगाया जाता है कि उखड़ के गायब ना हो जाए, ठीक है, तो गाई रोप का ये भी काम होता है। और आपका क्रॉस आर्म्स इन दोनों को मतलब साथ में कनेक्टेड रखता है, जैसे वहां पे हमने देखा था, तो वो कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। अब इसमें गियर बॉक्स सारी चीज़ें वही सेम है। अब मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। हवा चलती है, ये घूमने लगता है गोल गोल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब ये सब रोटेट होता है तो ये आपका शाफ्ट भी रोटेट होता है और ये नीचे भेजता है। यहाँ पे गियर बॉक्स ये एक रोटेशन करता है तो ये 100 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करता है, फिर जनरेटर में जाता है। पूरा सेम है यार, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ठीक है। वर्किंग आप आराम से लिख लेना,
क्योंकि एक ही प्रोसेस हो रही है ना, सबके फंक्शन लिख देना, ठीक है। सबके फंक्शन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ठीक है। गियर बॉक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल क्या होता है, सारी चीज़ें लिख देना उसमें, तो आपका काफ़ी हद तक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। आंसर की लेंथ तो क्रॉस आर्म्स हो गया और सपोर्ट्स द ब्लेड फ्रॉम स्कीपिंग द शाफ्ट। अब इसमें और क्या बताऊँ, ऑल्सो नोन एज क्रॉस विंड एक्सेस टर्बाइन। इसको हम लोग क्रॉस विंड एक्सेस टर्बाइन से भी जानते हैं, याद रख लेना, क्योंकि वहां पे अगर पूछ लिया क्रॉस विंड एक्सेस टर्बाइन तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो नाम याद रखना। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होती है किसके, विंड के डायरेक्शन में। और वॉट स्टैंड 30 मीटर टॉल एंड 15 मीटर वाइड, तो 30 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर चौड़ा होता है। अब अगर बात कर लें हम लोग क्लासिफिकेशंस की, तो सेवेनियस और डेरियस और एच शेप फैक्टर, ये आपके 3 टाइप्स होते हैं वॉट जनरेटर के। तो इनको हम देखते हैं एक एक करके। ये आप बता सकते हो कि रोटर का डायमीटर है, ये हाइट है, अगर चाहो तो देख सकते हो, गियर बॉक्स वगैरह है। अब देखो सेवोनियस क्या होता है, द रोटर ऑफ दीज टर्बाइंस आर एस शेप्ड एंड सपोर्टेड एट टॉप एंड बॉटम बाय 2 सर्कुलर प्लेट्स। ये आपका एस शेप का होता है। सेवोनियस एस से, सेवोनियस एस से हमारी ब्लेड का ये पूरा देख लो। और सेवोनियस रोटर्स फॉर एयर फ्लोज इन एनी डायरेक्शन, दे आर सेल्फ स्टार्टिंग एंड हैविंग लो स्पीड लो एफिशिएंसी। लो स्पीड लो एफिशिएंसी है। दिस इज अ ड्रैग टाइप वॉट टर्न्स रिलेटिवली स्लो बट यील्ड्स एट अ हाई टॉर्क, तो चलता हाई टॉर्क पे है और पावर जो सप्लाई करता है नॉर्मल रहती है, ठीक है, जो कह सकते हो नॉर्मली पावर आती है यहाँ पे। और एडवांटेजेस, दिस टाइप ऑफ रोटर ऑपरेट्स एट लो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, हल्की फुल्की हवा चली घूमने लगेगा। देयर इज नो नीड ऑफ यॉ एंड पिच कंट्रोल, यॉ और पिच कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। फिर जनरेटर कैन बी माउंटेड एट द ग्राउंड लेवल, भाई वहीं पे करना ही है, ऊपर करने की कोई जरूरत ही नहीं है और लो कॉस्ट है, तो ये सबसे बढ़िया है। एप्लीकेशन यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, पंपिंग वाटर, या देखोगे छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लगा रहता है, जो ऊपर घूमता रहता है, वही चीज है, ठीक है, और लो कॉस्ट है सबकी चीज। अब डेरियस की बात आई तो इसकी ब्लेड आपकी डी शेप में होंगी, ध्यान से देखो, ये डी बना, 2 ब्लेड बनाना डी शेप के, ठीक है, ये देखो डी, ये डी, और कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। जो मैंने डायग्राम बताया है वो भी देखोगे, उसकी ब्लेड बदल देना है, ठीक है, ब्लेड बदल दिया, काम हो गया अपना। और जो तीसरी होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। दीज टर्बाइंस हैव वर्टिकल ब्लेड्स that rotate into and out of wind by using aerodynamic lift. These turbines can capture more energy than drag devices. तो ये ज्यादा एनर्जी ड्रैग करती है, मतलब कैप्चर करती है देन पुराने वाले से, जो कि हमारा सेवोनियस था, एस से। और द रोटर रोटेट्स ऑन 2 bearings placed on top and bottom of pipe with wind blowing from any direction, but the rotor is not self starting and needs auxiliary start. तो रोटर को स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद अपना काम होता रहता है, ठीक है। द विंड टर्बाइन इज एंकर्ड ऑन ग्राउंड बाई वायर रोप्स एंड जनरेटर, बाकी सब चीजें सेम है। एडवांटेजेस, द जनरेटर गियर बॉक्स एक्सेट्रा आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। भाई इन दोनों में सबसे बड़ा ना, जो आपने हॉट पढ़ा है और वॉट पढ़ा है, इसमें सब कुछ नीचे लगा और ये सब एडवांटेजेस है, ठीक है। फिर नो नीड ऑफ यॉ मैकेनिज्म टू टर्न द रोटर अगेंस्ट द विंड, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसमें यॉ की जरूरत पड़ती, इसमें नहीं पड़ेगी। फिर डिसएडवांटेजेस, दीज टर्बाइन सफर अ प्रॉब्लम ऑफ स्टालिंग व्हेन विंड स्पीड इज वेरी हाई, तो जब विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है तब आप इनको इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हमारा है एच शेप फैक्टर, नाम से क्या लग रहा है, एच बनना चाहिए, लो एच बना दिया तुम्हारा, ये एच बना है, ठीक है। एच शेप फैक्टर हो गया, तो एच शेप की ब्लेड्स होंगी। इसमें ब्लेड देख सकते हो, इसमें ब्लेड आपकी गोल गोल ही है मगर एच शेप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल बीम है, इसको ध्यान से बना लेना और एच बन जाए, बाकी सब कुछ नीचे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दिस टाइप of turbine, 2 vertical blades are joined by a horizontal beam from H shape, and horizontal beam is mounted on the tower with hub at the center of the horizontal beam. H rotor and सब कुछ सेम है यार, इसमें पढ़ लेना, इसमें कुछ मुझे सही लग नहीं रहा जो मैं आपको बताऊं, मतलब नॉर्मल, आप समझदार हो, ये समझ लोगे आराम से, ठीक ठीक ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। और ये आपका वर्किंग कोई भी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, इनफाइनाइट आए, आप लिख के आना, ठीक है। जो आपको बताया हूं वही चिपकाओगे और सही होगा, बस ब्लेड बदलना है। क्या करना है, 2 ब्लेड है, चलो 2 लगा दिया, 3 ब्लेड है, 3 लगा दिया, 4 ले आओ, 5 ले आओ, 6 ले आओ, हमें ब्लेड बदलना है, बाकी वर्किंग सेम है, ठीक है। वर्किंग में डिफरेंस किसके है, हॉट और वॉट के, थोड़ा सा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि हमें देखना 4.15। तो आप 4.15 देख लो यार, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें पूछे हैं कि मेथड्स यूज टू ओवरकम द फ्लक्चुएशन ऑफ पावर जनरेशन ऑफ विंड मिल। तो ऐसे कौन से मेथड्स यूज करोगे जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, पावर एक बार ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उसके लिए। एट द विंड स्पीड वेरीज, द स्पीड ऑफ जनरेटर वेरीज एंड प्रोड्यूसेस फ्लक्चुएशंस इन द इलेक्ट्रिसिटी। तो जब से जैसे आपकी विंड की स्पीड वेरी करेगी, वैसे वैसे फ्लक्चुएशन जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी में।
ठीक है, कभी एक बार कम आएगी, कभी एक बार ज़्यादा आ जाएगी। द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाई फॉलोइंग मेथड्स। तो इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। टू हैव कांस्टेंट स्पीड टर्बाइन्स वेयर द ब्लेड्स एडजस्ट द पिच बाय टर्निंग स्लाइटली टू द साइड टू एडजस्ट विथ विंड स्पीड। तो जैसे जैसे विंड चले हमारी ब्लेड अब उसको अपने आप एडजस्ट कर लें, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर लें और विंड के डायरेक्शन में फ्लो करें। फिर दूसरा, टू यूज वेरिएबल स्पीड टर्बाइंस और द ब्लेड्स एंड जनरेटर्स चेंज स्पीड विद द विंड एंड पावर कंट्रोल। तो हम लोग वेरिएबल स्पीड टर्बाइंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ टू यूज लो स्पीड जनरेटर्स, ठीक है। और ये वेरियस मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं आपके, टेस्टरिंग कंट्रोल हो गया, या कंट्रोल हो गया, पिच कंट्रोल हो गया, पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। पिच कंट्रोल में आपका एंगल आ जाता है जिसको 0 to 30 डिग्री रखते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि यार मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हलवा है, आप इसको खा लेना गर्म करके, और कुछ नहीं है। लिमिटेशन है आपकी WECS की, बात खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये इतनी देख लेना। लिमिटेशन चलिए बता दे रहा हूँ। नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस व्हेन द विंड इज नॉट ब्लोइंग। जब विंड नहीं ब्लो करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी, दस इट कैन नॉट बी यूज्ड एज डिपेंडेबल सोर्स ऑफ बेस लोड पावर, ठीक। ऑपरेटिंग द जनरेटर ओवर अ वॉइड स्पीड में रिजल्ट इन अ कंसिडरेबल रिडक्शन। सब पढ़ लेना यार, अब वीडियो और लंबी नहीं करूंगा मैं, ताकि आपके पास जल्दी पहुंचे और जब आप जल्दी देख सको, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यूनिट 5 आपको आज ही मिल जाएगी, मिलना ही है, ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। चलिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।